डियर स्टूडेंट्स, आज हम छोटे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करते हैं। हमारे थर्ड सेमेस्टर में क्लाइमेटोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित कुछ टर्म्स जो क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाती है, उनको हम करते हैं। सबसे पहले टर्म है मौसम, यानी कि मौसम किसे कहते हैं। किसी स्थान पर वायुमंडल की अल्पकालिक दशाओं को हम मौसम कहते हैं। अल्पकालिक समय से क्या तात्पर्य है कि मौसम 1 घंटे में भी बदल सकता है, 2 घंटे में भी, 4 घंटे में भी, 1 दिन में, 2 दिन में या 1 सप्ताह में मौसम परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दशाएं जिसके अंदर तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवनें, मेघाच्छादन इत्यादि है, वो समय के अनुसार समय के साथ साथ बदल जाते हैं। यानी कि किसी स्थान पर अल्पकालिक समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम मौसम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जलवायु। जलवायु और मौसम में पर्याप्त अंतर है, लेकिन हम कई बार इन दोनों को पर्यायवाची मान लेते हैं। मौसम अल्पकालिक समय के लिए है। किसी स्थान पर अल्पकालिक समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है। जब बात हम जलवायु की करते हैं तो किसी स्थान पर लंबे समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं की समग्रता को हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। यानी कि लंबा समय कितना, 30 से 35 साल तक अगर हम किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं की समग्रता का निरीक्षण करें और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालें, तो उस निष्कर्ष को हम उस स्थान की जलवायु का नाम देंगे। जैसे राजस्थान की जलवायु शुष्क है, कनाडा की जलवायु शीत है। यानी कि वो लंबे समय के निष्कर्ष के आधार पर हम उस चीज़ को बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सूर्य तप, इंसोलेशन, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सौर ऊर्जा का स्रोत है वो सौर विकिरण, उसके अंदर से सौर विकिरण निकलती है। यानी कि सूर्य के अंदर से चारों तरफ ऊष्मा बाहर की तरफ निकल रही है, लेकिन उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। उस 2 अरबवें भाग जो कि हमारी पृथ्वी पर 99.9% ऊष्मा का स्रोत है, उसको हम सूर्य तप बोलते हैं। यानी सूर्य तप का क्या तात्पर्य है कि सूर्य से विकिरित वह ऊष्मा जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, उसको हम सूर्य तप कहते हैं। उसके पश्चात एल्बिडो। एल्बिडो से तात्पर्य क्या होता है कि किसी सरफेस या किसी पदार्थ के द्वारा परावर्तित की गई ऊष्मा की मात्रा। क्लाइमेटोलॉजी में जब एल्बिडो की बात करते हैं तो हम पृथ्वी के एल्बिडो की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का एल्बिडो 35% है। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी पर जितना सूर्य तप आता है उसका 35% हिस्सा पृथ्वी पर बिना प्रयोग किए वापस अंतरिक्ष की तरफ भेज दिया जाता है, जिसको हम एल्बिडो कहते हैं। उसके पश्चात आता है पार्थिव विकिरण। जिस तरह से सौर विकिरण है, उसी तरह से पृथ्वी भी क्या है, ऊष्मा छोड़ती है। तो उस ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य से ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में आती है, वो क्या है, धरातल को, हमारी पृथ्वी को गर्म कर देती है। और कुछ समय के पश्चात पृथ्वी वो ऊष्मा को दोबारा से दीर्घ तरंगों के रूप में या लॉन्ग वेव्स के रूप में छोड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं। हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्थिव विकिरण केवल रात को ही नहीं होता, ये जैसे ही सूर्य से ऊष्मा आती है और पृथ्वी के तल को गर्म करती है, उसके साथ साथ ही पार्थिव विकिरण आरंभ हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म उपसौरिका। 2 टर्म आती हैं, उपसौरिका और क्या है, अपसौरिका। जौन सी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ, सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ के ऊपर क्या है, भ्रमण करती है। यानी कि यहाँ पर सन है तो पृथ्वी कभी उसके बिल्कुल पास होती है और कभी क्या है, दूर होती है। पृथ्वी और सन
के बीच में जो सी औसतन दूरी है वो क्या है, 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन कई बार दीर्घवृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती हुई पृथ्वी साल में एक बार सूर्य के निकट आती है और साल में एक बार सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थान पर होती है वो 3 जनवरी को होता है। उस सिचुएशन को हम उपसौरिका बोलते हैं। और उससे नेक्स्ट टर्म है हमारी अगली अपसौरिका। अपसौरिका से क्या तात्पर्य है कि 4 जुलाई को पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। उस स्थिति को पृथ्वी की अपसौरिका या हम अपहेलियन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। जब तापमान जब कहीं पर जल गर्म होता है और जल से वाष्प बनते हैं तो वहाँ पर जो सी ऊष्मा खर्च होती है उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं, हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। वह ऊष्मा जल के तापमान को बढ़ाने में ना प्रयोग होकर जल को वाष्पीकरण में प्रयोग हुई है। यानी कि वो जो सी ऊष्मा उसके अंदर जो सी कैलोरी खर्च हुई है वो कैलोरी कहाँ पर आ गई है, अब वाष्प में आ गई है। जब वाष्प दोबारा से जल की बूंदें बनेंगे तो वहाँ से क्या है, ऊष्मा निकलेगी। यानी कि ऊष्मा का एक ऐसा रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता, उस रूप को हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यानी कि जब जल वाष्पीकरण होता है तो उसमें क्या है, जो सी ऊष्मा खर्च होती है वो गुप्त ऊष्मा है। और जब दोबारा से वाष्पीकृत जल की बूंदें बनता है तो वहाँ पर जो सी ऊष्मा निकलती है वो भी क्या है, गुप्त ऊष्मा का रूप है। नेक्स्ट टर्म है सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। अक्षोभ मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। 1 डिग्री, या हम क्या बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इस कमी को हम सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है तापमान असंगति। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि असंगति, यानी कि अगर हम अक्षांशों को देखें तो वहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणों का जो सा एक अक्षांश के ऊपर सूर्य की किरणों का झुकाव एक समान है, उसके हिसाब से तो एक अक्षांश के ऊपर एक समान तापमान होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जल व स्थल का वितरण, धरातल का समुद्र तल से ऊंचाई में विभिन्नता के कारण अलग अलग तापमान पाया जाता है। तो तापमान असंगति का क्या तात्पर्य है कि किसी एक अक्षांश का औसत तापमान और उस अक्षांश के ऊपर स्थित किसी स्थान के तापमान में जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तापमान असंगति बोलते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए कि कोई एक अक्षांश ले लिया, मान लिया 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पर कोई वाटर बॉडी है 10 डिग्री अक्षांश के ऊपर, उसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर जो सा -3 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे, तापमान असंगति बोलेंगे। यानी कि जो सी वाटर बॉडी है वहाँ पर क्या है, तापमान असंगति है और जो सा अक्षांश के औसत तापमान से वहाँ का तापमान ऋणात्मक है। तो ये क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, हम तापमान असंगति बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है तापांतर, यानी कि ताप में अंतर। इसको किस तरह से हम बता सकते हैं तापांतर को, कि किसी दो तरह का होता है कि दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर का क्या मतलब है कि दिन के अधिकतम तापमान में से जब हम न्यूनतम तापमान निकाल देते हैं जो, और वहाँ पर जो सा अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तापांतर बोलते हैं। इसको ताप परिसर भी बोलते हैं। वार्षिक तापांतर से क्या तात्पर्य है कि वर्ष का सर्वाधिक गर्म महीने का मासिक औसत तापमान में से जब हम वर्ष के सबसे ठंडे महीने का मध्यमान तापमान या मासिक औसत तापमान को माइनस करेंगे तो वहाँ पर जो सा अंतर आता है उसको हम तापांतर बोलते हैं।
नेक्स्ट टर्म है तापमान व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। सामान्य परिस्थितियों में हमने क्या देखा था कि धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहां पर तापमान कम होता चला जाता है, जिसको सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि धरातल के ऊपर तापमान कम है, जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जा रहे हैं तापमान कम होने की बजाय बढ़ता चला जाता है। उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमण हम बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है डोलड्रम। हमने जो सा वायुदाब वाला लेसन किया था वहाँ पर हमने एक पेटी पढ़ी थी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जौन सी हमारी वायुदाब पेटी है वहाँ पर क्षैतिज रूप से हवाएं नहीं चलती, वहाँ पर संवहन धाराएं पैदा होती है और वायु नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। उस पेटी को हम डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है असव अक्षांशीय। असव अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। जब हम वायुदाब पेटियां कर रहे थे तो उसमें एक पेटी थी उपोषण उच्च वायुदाब। उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी में हमने देखा था कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से जौन सी हवा बाहर की तरफ छिटक रही है वो इकट्ठी होकर हमारी उपोषण उच्च वायुदाब में उतर रही है। यानी कि उपोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र जो कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पेटी पाई जाती है, वहाँ पर क्या है वायु ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही है और वहाँ पर क्षैतिज हवाएं नहीं चलती। प्राचीन समय में क्या है पालदार जहाज चलते थे और उनमें क्या है घोड़े लेकर जाए जाते थे एक देश से दूसरे देश में। जैसे वो पालदार जहाज 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के बीच जाता था तो वहाँ पर क्षैतिज हवा ना होने की बजाय हवा ना होने के कारण वो जहाज समुद्र में रुक जाता था, तो और उनको हाथ से खींचना बहुत मुश्किल काम होता था। तो उस समय क्या है कि कुछ घोड़े जो क्या है जो कि यात्रा के दौरान कमज़ोर हो गए या बीमार हो गए उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था ताकि जहाज़ का वजन कम हो सके। तो वहाँ से इन अक्षांशों का नाम क्या पड़ गया? पोषण उच्च वायुदाब के अक्षांशों का नाम असव अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया है। नेक्स्ट है कोरियोलिस प्रभाव। ये एक आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। इसको फेरेल का नियम भी बोलते हैं, बाइट के नियम से भी इस बल को जाना जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो जो वायु और जल है वो क्या है घूर्णन के कारण क्या है जहाँ पर उनकी दिशा होती है उस स्थान पर कई बार अपने जिस स्थान पर उसे जाना होता है या तो वहाँ पर पहले पहुँच जाता है या दूसरे स्थान पर उससे लेट पहुँचता है। यानी कि अगर हवाएं चल रही है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चल रही है तो वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी। यानी कि अगर हम ये बात कहें कि उपोषण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की तरफ पवनें चलेंगी तो वो जो सी उपोषण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की तरफ पवनें चल रही है वो अपने दाएं ओर मुड़ जाएंगी जो कि व्यापारिक पवनें होते हैं, यानी कि पूर्वा पवनें बन जाती है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो सा आभासी बल पैदा होता है उसके कारण जो सी पवनें और जल की धाराएं हैं वो जिस निश्चित स्थान पर पहुंचना होता है वहां ना पहुंचकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है, उनके अंदर विक्षेपण हो जाता है और ये विक्षेपण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पृथ्वी के भूघूर्णन के कारण पैदा होता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर को घूम रही है तो वहाँ से वायु क्या है बाहर की तरफ छिटकते हैं। जिस तरह हमारे गाड़ी का पहिया जब कीचड़ में धंस जाता है तो उसके छींटे क्या है बाहर की तरफ आते हैं ना कि हमारे पहिए के साथ साथ घूमते, उसी तरह पृथ्वी के घूर्णन के कारण वहाँ की वायु क्या है बाहर छिटकने की कोशिश करती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल पकड़े रखता है। वो जहाँ जोन से छिटकने की कोशिश कर रही है वहाँ पर जोन सा बल लग रहा है उस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं।
नेक्स्ट है गरजता चालीसा। गरजता चालीसा से क्या तात्पर्य है कि जौन सी पछुआ पवने हैं उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है, पछुआ पवने चल रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल ना होने के कारण 40 डिग्री 50 डिग्री या 60 डिग्री के अक्षांशों के पास वहाँ पर स्थल ना होने के कारण, नामात्र होने के कारण क्या है, पछुआ पवनों में स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर जौन सी पछुआ पवनें चल रही है वो काफ़ी स्पीड से चल रही है, उनको हम गरजता चालीसा बोलते हैं। अगर हम 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो वहाँ पर जौन सी तीव्र हवाएं चल रही हैं उनको प्रचंड पिचासा बोला जाता है। ये नाम नाविकों द्वारा दिए गए हैं जब उस समय वो यात्रा करते थे। उसके बाद अगर हम 60 डिग्री अक्षांश की बात करें तो वहाँ पर जौन सी हवाएं चल रही हैं उनको हम चिकता साठा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चिनूक। चिनूक पवन चिनूक से मतलब क्या है कि जो से हमारा उत्तर अमेरिका है वहाँ पर एक पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला, और प्रशांत महासागर की तरफ से क्या है, हवाएं आती है। जैसे ये ऊपर चढ़ती है ये ठंडी होती है, वर्षा करती है, लेकिन रॉकीज पर्वतमाला के इस साइड जब ये पवने नीचे की तरफ उतरती है तो यहाँ पर नीचे उतरने के कारण क्या है, इनके तापमान में वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर जो सा प्रेरीज का घास का मैदान है वहाँ पर बर्फ पड़ी हुई होती है। लेकिन ये पवने क्या है, गर्म पवने होने की वजह से बर्फ को पिघला देती है। इन पवनों को हिमभक्षी या स्नो ईटर पवने भी कहा जाता है और ये क्या है, चरवाहों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। यानी कि अगर चिनूक के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या बताते हैं कि रॉकीज पर्वतमाला, संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला से उतरने वाली पवने जो कि प्रेरित के घास के मैदान की बर्फ को पिघला देती है उनको हम चिनूक पवने बोलते हैं। नेक्स्ट है सिराको। सिराको जो सी पवने हैं वो सहारा मरुस्थल, जो सा हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश के भूमध्य सागर की तरफ चलती है। जब सहारा मरुस्थल से ये पवने चलती है तो वहाँ से अपने धूल के कण उठा लेती, अब अपने साथ धूल के कणों को ले लेती है और जैसे ही ये पवने भूमध्य सागर को पार करती है तो रास्ते में भूमध्य सागर से ही आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। ये जब ये पवने आर्द्रता युक्त और धूल से भरी हुई पवन और आर्द्रता युक्त हो जाती है तो ये पवने, हाँ, इटली वे वहाँ के द्वीप समूह हैं, सिसिली वगैरह द्वीप समूह के ऊपर बारिश करती है और इस बारिश का रंग लाल रंग का होता है क्योंकि जो से धूल के कण सहारा मरुस्थल से उठाए होते हैं इस पवन ने, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है जिसके कारण यहाँ पर जो सी वर्षा होती है उसका रंग लाल होता है, जिसको हम रक्त वाली वर्षा के नाम से जानते हैं। तो इन पवनों को हम क्या है, लोकल विंड्स हैं, इन पवनों को हम सिराकों के नाम से जानते हैं। हारमटन। हारमटन भी इसी तरह की पवन है जो सहारा मरुस्थल से गिन्नी तट की तरफ चलती है। गिन्नी तट के ऊपर क्या है, तापमान ज़्यादा है और आर्द्रता ज़्यादा है तो वहाँ पर उमस वाला मौसम बना रहता है। और उमस वाले मौसम में जो सी कुछ जीवाणु है, कीटाणु है, फफूंदी है, तो उनको विकसित होने के लिए आदर्श दशाएं होती है जिसके कारण क्या है, यहाँ पर लोगों को बहुत सारे जैसे खांसी, जुखाम, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां घेरती है। लेकिन जो हरमाटन पवन है वो सहारा मरुस्थल से गिन्नी तट की तरफ आती है तो वहाँ शुष्क पवनें होती है जिसके कारण क्या है, यहाँ के लोगों को जोन सी उमस वाली गर्मी होती है उससे निजात मिलती है। तो इसीलिए हारमटन को हम क्या है, डॉक्टर पवनों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापने की एक बेस्ट मेथड है। सापेक्ष आर्द्रता किसको बोलते हैं कि अगर हम किसी स्थान की वायु देखें, मान लिया किसी रूम की वायु का अध्ययन करें तो उस वायु में कितने ग्राम जलवाष्प विद्यमान है और
उस कमरे में कितने ग्राम जलवाष्प ग्रहण करने की वायु की शक्ति है और मल्टीप्लाई में शो करेंगे तो जौन सा हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आता है तो उसको सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता से क्या मतलब है कि हम ऊपर क्या रखेंगे कि तो हमारे कितने ग्राम जलवाष्प रूम में विद्यमान है या किसी भी वायु में विद्यमान हो सकते हैं और उसी स्थान की वायु कितने ग्राम जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, मल्टीप्लाई शो करेंगे तो जो सा रिजल्ट निकल कर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको हर उसके बारे में, सापेक्ष आर्द्रता के बारे में, कि मान लिया किसी स्थान के ऊपर 40 ग्राम जो से जलवाष्प प्रति घन मीटर स्थित है, लेकिन उस ग्राम के उस वायु की जो सी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या है, 50 ग्राम प्रति घन मीटर है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई शो करेंगे तो यहाँ पर जो सा रिजल्ट आता है 80%, यानी कि वहाँ की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी, 80% होगी। तो और ये दो चीज़ों से प्रभावित होती है, एक तो तापमान से और दूसरे क्या है, जलवाष्प से सापेक्षिक आर्द्रता प्रभावित होती है। नेक्स्ट चलते हैं ओसांक, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट से क्या मतलब है कि जब हम सापेक्षिक आर्द्रता की बात कर रहे थे, अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में लिया कि वो क्या है, किसी स्थान पर 40 ग्राम जलवाष्प विद्यमान है और वहाँ की ग्रहण करने की क्षमता 50 ग्राम है, तो वहाँ की सापेक्षिक आर्द्रता 80% है। मान लिया अगर तापमान गिरना स्टार्ट हो जाए, अब मान लिया वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और तापमान गिरना स्टार्ट हो जाए और 6 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो कि तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाए, तो वहाँ पर जो उनसे जलवाष्प है वो तो 40 ग्राम ही रहेंगे, लेकिन जो उनसी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी गिर जाएगी। तो वहाँ पर अब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी, मान लिया 40 ग्राम हो गया और 40 ही विद्यमान है, तो 100% होने से क्या हो गया, सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी। यानी कि तापमान का वह बिंदु जिस तापमान पर वायु अपने अंदर उपस्थित जलवाष्प से ही संतृप्त हो जाए, उस तापमान बिंदु को हम क्या है, ड्यू पॉइंट या उषांक बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट है रुदोषम ताप परिवर्तन। रुदोषम ताप परिवर्तन से क्या तात्पर्य है कि वायु अगर बाहर से ना तो तापमान ग्रहण करे ना छोड़े, लेकिन वायु जैसे एक स्थान से ऊपर की तरफ उठेगी तो वो ऊपर उठने के कारण हम पता है कि वो फैल जाएगी और फैलने के कारण उसका प्रति इकाई आयतन में ऊष्मा है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, रुदोषम ताप परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि वायु का ऊपर उठने या नीचे बैठने, यानी कि ऊपर या नीचे होने से उसके तापमान में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रुदोषम ताप परिवर्तन बोलते हैं। एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज, यानी कि वायु किसी स्थान की वायु अगर ऊपर की तरफ उठ रही है तो वो क्या है, फैलेगी और फैलेगी तो प्रति इकाई आयतन में जो सी ऊष्मा विद्यमान है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कोई क्या है, ऊपर से अगर वायु नीचे की तरफ उतर रही है, जब वो नीचे उतरेगी तो उसमें वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा गहन हो जाएगी, सांगन हो जाएगी, तो प्रति इकाई आयतन में विद्यमान ऊष्मा क्या है, बढ़ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, रुदोषम ताप परिवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत्य उष्ण अभिसरण कटिबंध। यानी कि अंत्य उष्ण अभिसरण कटिबंध का क्या तात्पर्य है कि जो सी हमारी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है उसके दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें आती, जहाँ पर वो सन्मार्गी पवनें आकर आपस में मिलकर ऊपर की तरफ उठती है, उस जोन को हम क्या है, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। यानी कि वहाँ से संवहन धाराएं पैदा होकर वायु ऊपर की तरफ उठती है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर बताऊँ आपको कि एक इस साइड से व्यापारिक पवनें आ गई और एक इस साइड से आ गई, और जहाँ पर ये मिलकर ऊपर उठती है उस जोन को हम क्या बोलते हैं, ITCZ, हम उस जोन को बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता ग्राही नाभिक।
आर्द्रताग्राही नाभिक से क्या तात्पर्य है कि हमारी संघनन होने के लिए क्या हमें धूल कण वगैरह की आवश्यकता होती है, यानी कि जो उनसे जलवाष्प बने हुए हैं अगर सापेक्षिक आर्द्रता 100% भी होती है तो उनको क्या है संघनित होने के लिए कुछ कणों की आवश्यकता होती है। वो कण क्या हो सकते हैं, धुएं कालिक के कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, समुद्री नमक टूटने के कण हो सकते हैं, धुएं के कण हो सकते हैं, धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं। तो उस तरह के कणों को क्या बोलते हैं, हम आर्द्रताग्राही नाभिक बोलते हैं, यानी कि वो आर्द्रता को ग्रहण करते हैं जिसके चारों तरफ क्या है जलवाष्प एकत्रित होना आरंभ कर देते हैं, यानी कि समुद्री नमक है, धुएं की कालिक है और पराग कण है, तो वो क्या है आर्द्रता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन कणों को आर्द्रताग्राही नाभिक हम बोलते हैं। नेक्स्ट है संवहन, कन्वेक्शन। संवहन जो संवहन की बात कर रहे हैं ये ठोस वस्तुओं में नहीं होता, ये वायु और जल में होता है, यानी कि गैसीय एवं द्रवीय अवस्था में होता है। इसमें एक अणु ऊष्मा लेकर क्या है अपने स्थान को परिवर्तन करता है। जिस तरह से मान लिया हम पानी को गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो जो सा नीचे पानी गर्म हो रहा है वो अणु वहाँ से ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से ठंडे अणु नीचे आ जाएंगे, तो वहाँ पर जो सी धाराएं विकसित हो रही है उन धाराओं को हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। इसी तरह वायु क्या है, जब वो नीचे से गर्म होती है वो ऊपर उठ जाती है और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु आ जाती है, उसको हम संवहन बोलते हैं। नेक्स्ट है जल समीर, यानी कि आवर्ती पवन की बात कर रहे हैं। आवर्ती पवन वाले लेसन में पढ़ा था हमने मानसून, जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर। जल समीर क्या होती है कि दिन के समय में अगर कोई तटीय इलाका है समुद्र के आसपास का या किसी झील के पास का इलाका है, मेनता ये समुद्र का इलाका होता है, तो वहाँ पर क्या होगा दिन में सूर्य उदय हुआ तो स्थल भी गर्म होना स्टार्ट हो गया और क्या है जल भी गर्म होना स्टार्ट हो गया। जो सा स्थल है वो तीव्रता से गर्म होता है तो वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और वायु दाब कम हो जाएगा। लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, जल में समान धाराएं पैदा होती है, रोशनी गहराई तक जाती है जिसके कारण उसका तापमान इतना नहीं बढ़ पाता और उसका क्या है तापमान कम रहता है और वायु दाब स्थल की तुलना में बढ़ जाता है। तो जल से स्थल की तरफ हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम क्या है जल समीर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर मान लिया जल है और यहाँ पर स्थल है, जब सूर्य उदय होगा तो यहाँ पर क्या है स्थल तीव्रता से गर्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा वायु दाब कम हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी तुलना में वायु दाब ज़्यादा है तो यहाँ से हवाएं चलेंगी और ये जो सी हवाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं जल समीर बोलते हैं, और ये एक सर्कुलेशन बन जाएगा इसके ऊपर भी, तो ये हमारी जल समीर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्थल समीर, यानी कि रात्रि के समय जब तापमान गिरेगा तो जो सा स्थल है स्थल का स्थल है यहाँ पर जल है, जब रात्रि होगी रात्रि के समय क्या होगा चंद्रमा बना दिया हमने कि रात्रि के समय इसमें इसका तापमान ज़्यादा गिर जाएगा स्थल का, जिसके कारण क्या है वायु दाब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर क्या है वायु दाब कम हो जाएगा। यहाँ से हवाएं चलेंगी, इन हवाओं को स्थल से चल रही है तो इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं स्थल समीर बोलते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त वायु, सैचुरेटेड वायु। सैचुरेटेड वायु से क्या मतलब है हमारा कि जब कोई वायु अगर किसी वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाए, यानी कि उसके अंदर और जलवाष्प ना आ सके, तो उस वायु को हम सैचुरेटेड एयर या संतृप्त वायु बोलते हैं। ये या तो जलवाष्प बढ़ने से होगी या किसी वायु का तापमान गिरने से उसको तापमान गिरने के कारण क्या है सैचुरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक से क्या तात्पर्य है कि जो सी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाह्य मंडल पर एक समान सूर्य से ऊष्मा प्राप्त हो रही है, वो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त हो रही है, और ये क्या है
हर समय एक समान रहती है। इसको सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक के नाम से हम जानते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट 30 टर्म लेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।